नमस्कार दोस्तों, जेएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए इस बचे हुए 30 दिन में अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी कम से कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे। इन क्लासेस के माध्यम से हमारा यही प्रयास होगा कि आप सभी के बहुमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए आपको आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध कराई जाए, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो आज की क्लास में हम सभी केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत फैमिली एंड फ्रेंड्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो परिवार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार कौन-कौन से हैं परिवार के? तो परिवार का पहला प्रकार है संयुक्त परिवार और दूसरा है एकल परिवार। संयुक्त परिवार में परिवार के 2 से अधिक पीढ़ियों का संकलन होता है, वहीं एकल परिवार में माँ-बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक सदस्यों से, पारिवारिक पाई चार्ट से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी परिवार को दर्शाने के लिए हम पारिवारिक वृक्ष का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पारिवारिक वृक्ष कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए आपके दादा दादी हैं, इनके 2 पुत्र हैं, प्रथम पुत्र और द्वितीय पुत्र, और मान लीजिए इनकी एक लड़की है। फिर प्रथम पुत्र के मान लीजिए 2 बच्चे हैं और द्वितीय पुत्र के मान लीजिए 3 बच्चे हैं और लड़की के 2 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से जो होता है, यह पारिवारिक वृक्ष का निर्माण हो जाता है। अतः किसी परिवार को दर्शाने के लिए हम पारिवारिक वृक्ष का इस्तेमाल करते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, या फिर किशोरावस्था में समाज से सीखना, या प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक स्तर पर जो समाजीकरण होता है, यह शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, यह सही कथन है, या सही हो सकता है, या फिर बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम या ये सभी? तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण बाल विवाह भी है, दहेज भी है, बाल श्रम भी है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो हैं, बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, ये तो परिवार की विशेषता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तो यह हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह परिवार की विशेषता नहीं है कि प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग जमा की जाती हो। सभी सदस्य अपने आय के मालिक हों, तो ये एक परिवार की विशेषता नहीं है। तीसरा कह रहा है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, तो ये भी एक परिवार की विशेषता है। और चौथा कह रहा है, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है उनका कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था को भली भांति वो देखें। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, यह एक परिवार की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, तो यह बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दहेज प्रथा जो है यह एकल परिवार की बात हो या फिर संयुक्त परिवार की बात हो, यह सामान्य बात नहीं है, यह एक प्रकार की कुरीति है। दूसरा कह रहा है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, तो यह भी गलत है। बाल श्रम कहीं भी हो, यह एक सामान्य बात नहीं है, इसका हमको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि बाल श्रम जो है यह एक अपराध है। और तीसरा कह रहा है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, यह बिल्कुल सही है। दहेज और बाल श्रम जो है यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है।
और चौथा ऑप्शन कह रहा है दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो इन दिए हुए विकल्पों में से हमारा सही कथन हो जाएगा दहेज तथा बाल श्रम एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न 8वां कह रहा है भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु है यह लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष है। देखेंगे लड़के और लड़कियों की जो न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी, तो 21 वर्ष लड़कों की है और 18 वर्ष जो है यह लड़कियों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न 9वां कह रहा है शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या अनिवार्य शिक्षा से। शारदा एक्ट का संबंध जो है यह बाल विवाह से संबंध है, अतः ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट के जो प्रणेता थे ये कौन थे, तो शारदा एक्ट के प्रणेता का नाम हरविलास शारदा था। ठीक है, शारदा एक्ट कब आया, तो यह 1930 ईस्वी में आया। अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है यदि यक्ष वाई के पुत्र का भाई है तो यक्ष का वाई से क्या संबंध है। मान लीजिए वाई के पुत्र का भाई जो है यह यक्ष है, तो यक्ष और वाई में क्या संबंध है। वाई के पुत्र का पुत्र जो हो जाएगा यह वाई का पोता हो जाएगा। इसका भाई होने की वजह से यक्ष भी वाई का क्या हो जाएगा, यह पोता हो जाएगा। अतः वाई का संबंध यक्ष से पोता का संबंध हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के सामान नीचे दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा कह रहा है अंदर के भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। अगला कह रहा है मकान जमीन के संप्रेषण में 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और मकान की छतें जो होती हैं यह ढालू होती हैं। और चौथा कथन कह रहा है यदि इन गांवों में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। यह गांव पटना में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, असम में होना चाहिए या बिहार में होना चाहिए। तो जिस प्रकार की उपरोक्त कथनों में घर की विशेषता बताई गई है यह असम के घर की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी ढालू छतें। दूसरा कथन कह रहा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। और तीसरा कथन कह रहा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। और चौथा कह रहा है लकड़ी के फर्श। दिए हुए विकल्पों में से कौन कौन सा कथन जो है हमारा लेह और लद्दाख के मकानों से संबंधित है। तो लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं होती हैं कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी पाई जाती है, इसलिए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। और सी जो कथन कह रहा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं, बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है लकड़ी के फर्श होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। कथन ये कह रहा है पेड़ के तनों से बनी ढालू छतें, तो यह लेह और लद्दाख के मकानों से संबंधित नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बी सी डी जो है, कथन बी सी डी जो है यह लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं हैं, अतः ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्यों लीपा जाता है, चिकना और साफ बनाने के लिए, या फिर खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए उन्हें लीपा जाता है, या फिर कीटों को दूर रखने के लिए लीपा जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों के फर्श को जो लिपाई की जाती है यह कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 14वां परिधि हमेशा मिट्टी से चीजें बनाती है और बिगाड़ती है और फिर से चीजें बनाती है। इस प्रकार के खेल से उसमें किस चीज का विकास होगा, जिज्ञासा का, शारीरिक विकास, रचनात्मक गुण या बुद्धि का विकास। तो परिधि हमेशा मिट्टी से चीजें बनाती है और बिगाड़ती है और फिर से चीजें बनाती हैं, इस प्रकार के खेल से उसमें रचनात्मक गुण का विकास होगा, अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ये खेल गैर पारंपरिक माने जाते हैं, इन खेलों में खूब आनंद भी आता है और डर भी लगता है, ये खेल क्या कहलाते हैं। परीक्षात्मक खेल, गतिशील खेल, विदेशी खेल या रोमांचकारी खेल।
तो ऐसे खेल जो गैर पारंपरिक भी माने जाते हैं और इन्हें खेलने में खूब आनंद भी आता है और डर भी लगता है, इन खेलों को हम रोमांचकारी खेल कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 16वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन खेल कूद का महत्व है? सामाजिकरण, सक्रिय भागीदारी, शारीरिक एवं मानसिक विकास या उपयुक्त सभी? तो इन दिए हुए विकल्पों में से खेल कूद का जो महत्व है ये सामाजिकरण भी है, सक्रिय भागीदारी भी है और शारीरिक एवं मानसिक विकास भी है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न से संबंधित सही आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो हैं सामाजिकरण, सक्रिय भागीदारी, शारीरिक एवं मानसिक विकास ये खेल कूद के महत्व हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन बच्चों के खेल हैं? अंत्याक्षरी, छुपन छुपाई, पौधों की परी, उपयुक्त सभी? तो इन दिए हुए विकल्पों में से अंत्याक्षरी भी बच्चों का खेल है, छुपन छुपाई भी बच्चों का खेल है, पौधों की परी भी बच्चों का खेल है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है? मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड या पीलिया? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला जो रोग है इसे हम पेचिस कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है, नारियल के रेशे किस भाग से मिलते हैं? बाह्य फल भित्ति से, अंतः फल भित्ति से, मध्य फल भित्ति से या बीज कवक से? तो नारियल के जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं वह मध्य फल भित्ति से प्राप्त होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? अब सबसे पहले जानेंगे कि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को हम कहते क्या हैं। तो शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को इंसुलिन कहा जाता है। यह स्रावित कहाँ से होता है? एड्रिनल से, अग्न्याशय से, पीयूष ग्रंथि से या थायराइड ग्रंथि से? तो इंसुलिन का जो श्रावण होता है यह अग्न्याशय से श्रावण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अग्न्याशय पैनक्रियास से इंसुलिन का श्रावण होता है जो क्या करता है, शर्करा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, मानव नेत्र में रेटिना का कार्य कैमरे के किस भाग से मेल खाता है? लेंस से, शटर से, फिल्म से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मानव नेत्र में जो रेटिना होता है उसका कार्य कैमरे के फिल्म से मेल खाता है। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला और 22वां प्रश्न कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। पहले सूची में वैज्ञानिकों का नाम है और दूसरी सूची में उन वैज्ञानिकों से संबंधित खोजों का नाम दिया हुआ है। तो पहले वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ का खोज किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था। अतः ए का मिलान हमारा 4 से हो जाएगा। दूसरे वैज्ञानिक हैं एडवर्ड एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने किस चीज़ का खोज किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया। अतः बी का मिलान हम 5वें से कर देंगे। तीसरे वैज्ञानिक हमारे लुई पास्चर हैं। लुई पास्चर ने किसका खोज किया? तो लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया, पाश्चुरीकरण के सिद्धांत को दिया लुई पास्चर ने। अतः सी का मिलान जो हो जाएगा यह दूसरे से हो जाएगा। और रॉबर्ट कोच जो हमारे चौथे वैज्ञानिक हैं इन्होंने किस चीज़ का खोज किया था? तो इन्होंने एंथ्रेक्स जीवाणु का खोज किया था। अतः डी का मिलान हमारा पहले ऑप्शन से हो जाएगा। तो ये हमारा सही मिलान हो गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का मिलान हुआ पेंसिलिन से, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु का खोज किया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 23वां कह रहा है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। दूसरा कह रहा है, हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और तीसरा कह रहा है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है यह श्वसन की दर से अधिक होती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है यह श्वसन की दर से अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है? इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और दिन में ही हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति सुलभ हो पाती है। अतः
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से होती है, इसलिए श्वसन की दर से संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है यह तीव्र होती है। अतः दिन में ऑक्सीजन वायुमंडल में पौधों द्वारा रिलीज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? मांसपेशी ऊतकों के द्वारा, या एपिथेलियमी ऊतक के द्वारा, या फिर तंत्रिका तंत्र के द्वारा, या संयोजी ऊतक के द्वारा। तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा 25वां प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों, पचा हुआ भोज्य पदार्थ, विटामिन, एंजाइम्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किसके माध्यम से होता है? पेशी ऊतकों के माध्यम से, या फिर रुधिर के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, या ऑक्सीजन के माध्यम से। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे पचा हुआ भोजन, विटामिन, एंजाइम्स आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने का कार्य करता है यह रुधिर करता है। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 26वां कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में जमा होती है? ऑक्सीजन के रूप में, वसा के रूप में, या कार्बनिक यौगिक के रूप में, या फिर नाइट्रोजन यौगिक के रूप में। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं में जो है यह कार्बनिक यौगिकों के रूप में जमा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 27वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी संरचना एक कोशिकीय होती है? अमीबा की, पैरामीशियम की, श्वेत रक्त कणिकाओं की, या इन सभी की। तो इन दिए हुए विकल्पों में से एक कोशिकीय संरचना होती है, अमीबा की भी होती है, पैरामीशियम की भी होती है, और श्वेत रक्त कणिकाओं की भी होती है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि इन दिए हुए उपरोक्त सभी विकल्पों में जिनका नाम है ये सभी एक कोशिकीय संरचना वाले जीव हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि वह कोशिका को आकार प्रदान करती है, या फिर कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, या विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है, या कोशिका को गति प्रदान करती है। तो पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा 29वां प्रश्न कह रहा है अमरबेल निम्न में से किस प्रकार का पादप है? स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, या परपोषी। अमरबेल जो है यह परजीवी पादप है। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला 30वां प्रश्न हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप कौन सा है? अमरबेल है, गुड़हल है, घटपर्णी है, या गुलाब है। तो इन दिए हुए विकल्पों में से घटपर्णी ऐसा पौधा है कि जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न KBSPRT 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।